Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start chapter 9 of IED, Rural Development. First of all, we can discuss about what is rural development. Rural development से आप क्या समझते हैं? Rural development is a comprehensive term. Rural development एक comprehensive term है, काफ़ी इसमें विस्तार से बातें की जाती हैं. इट इज़ एसेंशियली फोकसेस ऑन एक्शन. किस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एरियाज़ दैट आर लैगिंग बिहाइंड. जो डेवलपमेंट होने से पीछे रह गए हैं, ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं विलेज के जो डेवलपमेंट होने से पीछे रह गए हैं. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी, जिससे कि हमारी जो विलेज इकोनॉमी है उसका विकास नहीं हो पा रहा. Next one is there is some key elements of rural development. First of all, we can see development of human resources. Human resources का development कैसे होगा, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. फर्स्ट वन इज, इसमें लिखा है जैसे लिटरेसी, मोस्ट स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी. ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया जाना चाहिए? फीमेल लिटरेसी के ऊपर. जो हमारी फीमेल लिटरेसी वो काफ़ी कम है. सेकंड वन इज़ एजुकेशन है एंड स्किल डेवलपमेंट. इस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए ग्रामीण एरियाज़ में. सेकंड वन इज़ हेल्थ. हेल्थ इशू इज़ अनदर की एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट. हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन, दोनों चीज़ इसमें आ जाती हैं हेल्थ में, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ. साफ़ सफाई और जो पब्लिक हेल्थ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए. थर्ड है आपका लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स में सुधार लाना. फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी. जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसका विकास करना. फिफ्थ वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ग्रामीण एरियाज में, जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशंस है, क्रेडिट है, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है. दीज ऑल आर द की एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स टू डेवलप. ये पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट होने से, इसलिए ज़्यादा फोकस इसमें किया जाना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ पावर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन. ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा गरीबी देखी जाती है तो उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए. क्लियर? नाउ देयर इज़ टू एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज़ लिंगरिंग चैलेंजेस. रूरल डेवलपमेंट में दो इसमें कैटेगरीज में बनाई गई है. एक लिंगरिंग है, लिंगरिंग चैलेंजेस क्या क्या आते हैं. एंड सेकंड वन इज़ इमर्जिंग चैलेंजेस. तो लिंगरिंग चैलेंजेस में आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है. रूरल क्रेडिट एंड सेकंड वन इज़ रूरल मार्केटिंग. लिंगरिंग में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लिंगरिंग को दो कैटेगरी में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज़ रूरल क्रेडिट एंड सेकंड वन इज़ रूरल मार्केटिंग. These are the lingering challenges in village development. Okay. And second category, emerging challenges include. emerging challenges में क्या क्या आएगा आपका? emerging challenges में आपको पढ़ना है इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. इमर्जिंग फर्स्ट वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. दो चैलेंजेस हैं, ऑर्गेनिक
farming. Clear? These are the two challenges of emerging challenges. So first of all we discuss about the rural credit. रूरल क्रेडिट कहाँ से ग्रामीण को ऋण मुहैया कराया जाए. दीज आर द रूरल क्रेडिट्स दैट नीड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क. रूरल क्रेडिट्स में ये सब आएंगे आपके कि किस प्रकार से एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाई जाए फार्मर्स को ताकि उनका जो एग्रीकल्चरल वर्क है वो कंप्लीट किया जाए. उसको एग्रीकल्चरल क्रेडिट कहा जाता है. These can be of three types. First one is शॉर्ट टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म क्रेडिट आपको मालूम ही है, आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा. इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट में दीज आर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ. 6 से 12 महीने के लिए इसमें क्रेडिट दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? फॉर बाइंग सीड्स हैं, टूल्स हैं, मैन्यूर्स हैं, फर्टिलाइजर्स है. इसके लिए किसान ऋण लेता है या क्रेडिट लेता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट. सेकेंड वन इज़ मीडियम टर्म क्रेडिट. मीडियम टर्म क्रेडिट्स का जो आपका टाइम पीरियड है दीज आर फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स के लिए लोन लिया जाता है इसमें फॉर द पर्पज़ ऑफ डिगिंग वेल्स, कुआं खुदवाना, बाइंग मशीनरी, थ्रेसर, ट्रैक्टर्स. दीज ऑल आर इंक्लूड इन मीडियम टर्म क्रेडिट्स. एंड द लास्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म क्रेडिट. इसका पीरियड है आपका 5 to 20 ईयर्स के लिए लिया जाता है फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड और परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड. कोई आपको लैंड खरीदनी हो, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी हो या उसी लैंड पे कुछ परमानेंट इसमें काम कराना हो. क्लियर? नाउ ये आपको ऋण यानी कि क्रेडिट कहाँ से प्रोवाइड कराया जाए. तो इसके आपके पास दो इसको क्लासिफिकेशन किया गया है टू टर्म्स में सोर्सेज ऑफ rural credit. First one is non-institutional resources and second one is institutional resources. Here you see. Now first one is non-institutional sources. कहाँ से non-institutional sources आपको लोन या क्रेडिट मुहैया कराएंगे. तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में. जैसे मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं. These all are included in non-institutional sources. इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे जो फार्मर्स हैं पे नहीं कर पाते और डेप्ट रेट में फंस जाते हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ये आ जाता है. नेक्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इसमें काफ़ी हैं आपकी गवर्नमेंट्स हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है, किसान क्रेडिट कार्ड्स. दीज ऑल आर इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. नाबार्ड है. नाउ वी कैन डिस्कस some important agencies. First one is cooperative credit society. What do you mean by cooperative credit societies? किस प्रकार से लोन प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को. द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स. पर्याप्त मात्रा में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर को लोन प्रोवाइड कराते हैं एट रीजनेबल रेट्स. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है. इट आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. इसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसमें गाइडेंस भी देते हैं फार्मर्स को कि किस प्रकार से आप एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम भी कर सकते हो विद ए व्यू टू रेजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिससे कि आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. जैसे कि इसमें है टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स. कोऑपरेटिव बैंक्स में टाइमली और तेज़ी से क्रेडिट फैसिलिटीज़ फार्मर्स तक पहुंचाई जाती है. सेकंड वन इज़ इसमें कोई रोल नहीं होता मनी लेंडर का. एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर. मनी लेंडर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, एलिमिनेट है इसमें. थर्ड वन इज़ स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. यानी कि पूरे
भारत में या देश में क्रेडिट फैसिलिटीज़ को पहुंचाना। सेकंड वन इज़ SBI एंड अदर कॉमर्शियल बैंक। सेकंड आपका इंस्टीट्यूशन है आपका SBI was set up in 1955। SBI आपका 1955 में सेटअप हुआ था विद ए फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। मेन इसका फोकस था रूरल क्रेडिट को लोन देना। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट रूरल क्रेडिट नीड कुड नॉट बी मेट बाय द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अलोन। सरकार का ये मानना था कि जो रूरल क्रेडिट है केवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसलिए कॉमर्शियल बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया and that commercial banks should play an important role. This prompted nationalization of certain banks in 1969। कॉमर्शियल बैंक का उसके बाद धीरे धीरे इसको नेशनलाइज किया गया 1969 में कुछ बैंकों को मिलाकर। दिस बैंक वेयर डायरेक्टेड टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स। ये बैंक डायरेक्टली क्रेडिट फैसिलिटीज़ फार्मर्स तक पहुंचाती हैं, तो एक सुविधा मिल जाती है फार्मर्स को, आसानी से लोन ले लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वन इज़ RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RRBs were set up to promote credit suppliers particularly in the remote rural areas। ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत ही दूर दराज के ऐसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर RRB यानी रीजनल रूरल बैंक का गठन किया गया ताकि वहाँ पे आसानी से लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहुँचाई जाए। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर आसानी से लोन प्रोवाइड करवाया जाए। दीज बैंक्स ऑपरेट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, जो बहुत ही कमज़ोर सेक्शन तबके के लोग हैं, वहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटीज़ को पहुँचाने के लिए RRB का गठन किया गया। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज़ दिस इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। इट मीन्स NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस इज़ द अपेक्स बैंक। दिस वाज सेट अप इन जुलाई 12, 1982। ये आप ध्यान में रखना, इसको कई बार आ जाता क्वेश्चन इसमें। 1982 में इसका गठन हुआ था। दिस इज़ एन अपेक्स बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। इसका जो मेन एम है या मेन फंक्शन है NABARD का, क्या है इसके बारे में आप देखो। मेन फंक्शंस: टू एक्ट एन अपेक्स एजेंसी फॉर द सिचुएशन विच एडवांसेस क्रेडिट इन द रूरल एरियाज़। मेन तो इसका अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर है, जिससे कि इसमें मेन काम क्या होता है, क्रेडिट पहुंचाना रूरल एरियाज़ में। कौन को ये सब देखने का काम NABARD का है। सेकंड वन इज़ टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। सेकंड फंक्शन है इसका, NABARD का क्या काम करती है, अप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव, किस प्रकार से क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, वो भी NABARD का काम होता है। थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर्स ऑल्सो। जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसको भी सहायता पहुंचाने का काम भी NABARD का है। फोर्थ पॉइंट इज़ टू कंट्रोल एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बाय इट। जो भी फाइनेंसिंग या जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं NABARD के अंतर्गत, उसको भी कंट्रोल और इवेल्युएट करने का काम NABARD का है। एंड द लास्ट वन इज़ इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कोऑर्डिनेट करना NABARD का काम होता है। ओके, thanks for today. Watch this video. Okay, thank you.